एक तो क्रेडिट लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट है जहाँ लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया गया है और उस लोन से काफ़ी अच्छी जॉब जनरेशन हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत काफ़ी लोन दिए गए हैं और उसकी वजह से ही कम से कम 2.5 करोड़ नई नौकरियां हर साल ऐड हुई हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने हर साल के न्यू अकाउंट एडिट का नंबर लिया है और हमने फील्ड सर्वे करके देखा है कि एक अकाउंट से कितनी नौकरी जनरेट होगी। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली इकोनॉमिस्ट लोग वगैरह इसको बड़ा हंसी ठट्ठे में बोल देते हैं कि 50,000 में क्या बिजनेस होगा और 80,000 में क्या बिजनेस होगा। तो आज हमने आपको 80 डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑफ केस स्टडी, ब्यूटी पार्लर से लेके, गिफ्ट शॉप से लेके, फैब्रिकेटर से लेके, स्क्रैप डीलर से लेके, पॉटरी मेकर से लेकर, कैसे इतने सारे बिजनेस इसमें हो रहे हैं। उसमें एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4, 6-6 लोग भी काम कर रहे हैं और अपनी एक जीविका कमा रहे हैं। तो ये कहना कि ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, कम से कम जिन स्कीम्स को हमने स्टडी किया मुद्रा योजना को, उसमें तो हमें नहीं दिखी। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स आए, जैसे नरेगा आया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया, स्वच्छ भारत योजना आया, इससे काफ़ी हद तक दिहाड़ियाँ क्रिएट हुई हैं। दिहाड़ियाँ जो मतलब जिसको हम पर्सन डेज बोलते हैं, तो वो पर्सन डेज का एडिशन आप देख लीजिए तो एक साल में करीब 2 करोड़ है। अगर एक 260 दिन को हम एक पर्सन ईयर मान लें तो दिहाड़ियों को आप डिवाइड कर दीजिए तो करीब 2 करोड़ दिहाड़ियाँ हर साल। तो इसको आप ये बोल सकते हैं कि चलो ये तो फ्रैक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, ये हवा में उड़ जाती है, जो भी है, बट फैक्ट इज कि इसको आप अनदेखा तो नहीं कर सकते। वो नौकरी तो वहाँ है और 2 करोड़ है एक साल के अंदर। और जो स्टेडी और स्टेबल जॉब जिसको आप डिस्प्यूट ही नहीं कर सकते, वो क्रेडिट लिंक जॉब है जिसकी 2.5 करोड़ हर साल, मतलब 25 करोड़ 10 साल में बढ़ोतरी हुई। ये जनधन आधार मोबाइल आया, गांव के अंदर क्रेडिट लिंकेज में बैंक्स का अपना नेटवर्क बढ़ा। ये जो है फाइनेंशियल डीपनिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई और क्रेडिट गैप जो है मोदी गवर्नमेंट के अंदर 12% आउटरीच गैप कम हुआ। उसका इम्पैक्ट जो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के साथ भी है। जिस स्टेट में ज़्यादा कम हुआ है उसका एनएसडीपी भी अच्छा हुआ है, तो ये कोरिलेशंस भी इसमें पॉजिटिव है। तो इसका फाइनली जब ये इकोनॉमिक्स को आप छोड़ के साइड पे रखें तो ज़मीन पे क्या हुआ, तो ज़मीन पे हुआ कि इतने सारे लोगों को रोज़गार, इसको पास पहले रोजगार नहीं था, अब उसके पास रोजगार है। और उसके अंदर हम ये चीज़ भूल जाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि इतने छोटे से अमाउंट में बिजनेस कैसे करेगा, और हमने उसको डिस्प्रूव कर दिया कि 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एक नौकरी क्रेडिट लिंक्ड हो जाती है। सिमिलरली फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट वाली कहानी है, जैसे नरेगा की वेजेस हैं, सब्सिस्टेंस वेजेस हैं, तो जिन लोगों को वो फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उन्हीं लोगों को वो फ्री राशन मिल रहा है, उन्हीं लोगों को फ्री हेल्थ मिल रही है, उन्हीं लोगों को फ्री एजुकेशन मिल रही है। दिल्ली हो तो शायद उनको फ्री बिजली भी मिल रही है। तो इन सबको को भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनको कैश मिला वो तो उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो गई। तो ये सारी, जिनको आप फ्री भी बोल दीजिए या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोल दिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट बोल दीजिए, ये सारे एक तरीके के कंडीशनल फंड ट्रांसफर हैं जो कि उनकी जेब में जा रहे हैं। और हर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ मानी है कि ये फंड ट्रांसफर हमें देने हैं। तो उसको आप रुपए दे दीजिए, या राशन दे दीजिए, या गैस दे दीजिए, या बिजली दे दीजिए, पैसा तो पैसा ही, नहीं खर्चा तो बचा। 2014 के बाद 2-3 फैक्टर्स काफ़ी बदले। पहली चीज़ ये है कि हमारा जो क्रेडिट गैप है 12% गिर गया, क्रेडिट आउटरीच गैप, मतलब जिन लोगों को एक्सेस नहीं था क्रेडिट को उनको एक्सेस मिल गया। दूसरी चीज़, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की डीपनिंग हुई, जो कि 2014 के अंदर 19 के करीब था हमारा फाइनेंशियल डीपनिंग इंडेक्स, जो कि 2022 में 35 पे पहुंच गया। क्या उसमें आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ले लीजिए, क्रेडिट इंश्योरेंस ले लीजिए, तो ये काफ़ी हुआ। तो नेट इस इकोनॉमिक आंकड़े को जब आप छोड़ देते हैं तो इसका ज़मीनी हकीकत पे पॉलिसी चेंज का क्या फ़र्क पड़ा, तो ये स्टडी उस तरफ देखती है। पहली स्टडी हमने 2017 में की थी, तब मुद्रा योजना 2 साल पुरानी हुई थी। तब हमने रिपोर्ट निकाली थी कि कितने नए जॉब बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव हुए हैं। ये आंकड़े जो है भारत सरकार नहीं कैप्चर करती है, और इसलिए नहीं करती है कि शायद सरकार में सोशियोलॉजिकल पीपल, सोशल सेक्टर वाले लोग शायद उतना नहीं देख पाते हैं जितना इकोनॉमिस्ट देखते हैं। और इकोनॉमिस्ट जो है मॉडलिंग पे काम करते हैं, वो मैक्रो लेवल देखते हैं। और पूरे देश में शायद सिर्फ हमारी एक संस्था है जो कि माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट्स स्टडी करती है और उसका डेटा लेके आती है। तो शायद ये वजह है कि सरकार इसको इतनी एडिक्वेटली नहीं कर पाई।
तो हमने क्यों नहीं किया, तो हम तो सरकार है नहीं जी। तो हमारी तो जब रिपोर्ट होगी हम तभी निकालेंगे। 80,000 रुपये में एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, चाहे आप माने चाहे ना माने। अमूमन क्या होता है कि अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप बहुत बड़ा 100 वेरिएबल या मिलियन वेरिएबल का कोई मॉडल करेंगे, उसको फिर एक्सेल में डालेंगे, फिर उसका वो आर निकालेंगे या अल्फा बीटा गामा थीटा पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वो बोलेंगे इस हिसाब से इतनी कैलकुलेशन इतना अलजेब्रा करने के बाद नौकरियां कम हुई हैं या बढ़ी हैं। और हम क्या है, हम जाके फील्ड में पूछ लेते हैं कि भैया आपको नौकरी है कि नहीं है, आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो ये अप्रोच में फ़र्क है तो वो मेथोडोलॉजी में तो वो दिखेगा ही। तो इसके अंदर जो हमारी हाईलाइट है वो ये है कि 51 करोड़ के करीब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन टर्म्स ऑफ मैन ईयर्स या पर्सन ईयर्स 10 साल में हुई है, जो कि 5 करोड़ मैन ईयर पर ईयर बन गई है। इसमें दो तरीके की है, एक है क्रेडिट लेड ग्रोथ जो कि लार्जली ड्रिवन बाय प्रधानमंत्री योजना और अदर क्रेडिट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें 80,000 रुपये लोन में एक नौकरी हुई तो करीब 20% भी इसकी आप मोर्टेलिटी मान लें तो 2.5 करोड़ के करीब हर साल इसके अंदर नौकरियां जॉब्स रोजगार क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से जो सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ी है, नरेगा में काम हुआ है, स्वच्छ भारत में हुआ है, आवास बने हैं, टॉयलेट्स बने हैं, उसके वजह से 2 करोड़ के करीब दिहाड़ियाँ पर्सन ईयर्स हर साल एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो ये 4, 4.5, 5 करोड़ इस हिसाब से हर साल मैन ईयर्स की इकॉनमी। देखिए मेरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन है और मैं जो है 20 साल से इस पर किताबें लिख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, फील्ड रिसर्च कर रहा हूँ। 2014 के बाद 2-3 चीज़ें जो थोड़ी सी बदली, ये नहीं कि जॉब सारी नहीं है, मतलब पहले भी ये स्कीम्स होती थी, माइक्रो क्रेडिट वगैरह होता था। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट हुई, जनधन आधार मोबाइल वगैरह आए, उसकी वजह से एक क्रेडिट आउटरीच गैप होता है जो कि पहली बारी रंगाराजन साहब ने पुरानी गवर्नमेंट के टाइम में कैलकुलेट किया था। वो 2014 से लेकर 2022 तक करीब 12% की उसमें कमी आई है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को 12% पॉपुलेशन का एक्सेस टू क्रेडिट बढ़ा है। दूसरा आंकड़ा जो होता है फाइनेंशियल डीपनिंग का कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कितनी बन रही है, मार्केट कैसे चल रही है, इंश्योरेंस कितनी बिक रही है, पेंशन क्या हो रहा है, वो आंकड़ा भी जो था वो 2014 में 19 था और 2022 में जाके 35.1 हो गया। आपको मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े बता रहे हैं तो उसका माइक्रो लेवल पे क्या इम्प्लीकेशन। माइक्रो लेवल पे उसके 2 इम्प्लीकेशन हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हमारे क्योंकि क्रेडिट देने की हमारी एबिलिटी बढ़ गई, जरिया बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्रेडिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आने के लिए टारगेटेड क्रेडिट जो है छोटे और मझोले उद्योग कर्मियों को, औरतों को, महिलाओं को, इन सबको दिया गया। वो पैसा लेके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोज़गार जनरेट कर लिया है। वहाँ पे हमने 4 स्टेट्स में स्टडी करा है, वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, तो जहाँ पे हमने 80 केस स्टडीज़ लेके आए हैं कि कैसे एक छोटा सा अमाउंट लेके 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए लेके कितनी ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट की जा सकती हैं। तो अमूमन लोग हंसा ठट्ठे में उड़ा देते हैं कि 80,000 रुपये में आप क्या काम करते हो, तो 80,000 में आप ब्यूटी पार्लर चला लेते हैं, आप स्क्रैप डीलिंग कर लेते हैं, भगवान की पोशाक बना लेते हैं, आप पतंग की दुकान खोल सकते हैं, आप पूरे पुचके की फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो ये 80 बहुत तरह के रोज़गार हमने अप फ्रंट लेके आए हैं, क्योंकि हम एक बड़ा अर्बन नज़रिए से रोज़गार को देखते हैं। तो हमारे ये जो है रडार से नीचे से ही निकल जाते हैं कि ये भी काम होता है, और इसमें भी काफ़ी लोग एम्प्लॉय गुल्लक बनाते हैं, लोग मटके बनाते हैं। उसके लिए भी जो लेबर इंटेंसिव काम है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, तो एक तो ये बढ़े, तो इनकी संख्या जो है करीब 2.5 करोड़ प्रति वर्ष की है। दूसरा जो सरकारी स्कीम्स आई जिनमें खर्चे बढ़े, ग्राम सड़क योजना हो गई, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, आवास योजना हो गया, इसमें जो दिहाड़ियाँ क्रिएट होती हैं तो उन दिहाड़ियों को अगर 260 से आप डिवाइड कर दें, जिसका पैसा सरकार देती है, तो अमूमन 2 करोड़ दिहाड़ी के पैसे मैन ईयर के पैसे हर ईयर भारत सरकार ने इन वेरियस स्कीम्स के अंदर 12 स्कीमों के अंदर दिए हैं। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो आंकड़ा 5 करोड़ का आता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टारगेट ही स्वरोजगार को करती है, और जो दिहाड़ियाँ होती हैं वो भी स्वरोजगार के अंदर ही आती हैं। मैं तो स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट जो मैं अपना आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, गरीबी में बहुत कमी है। क्योंकि अगर आपको नरेगा की भी वेजेस मिली
तो उसके बाद आपको फ्री राशन भी मिला, उसके बाद आपको फ्री हेल्थ भी मिली, फ्री एजुकेशन भी मिली, आपको सब्सिडाइज गैस का सिलेंडर भी मिला। तो ये सारे एक तरीके के कंडीशनल फंड ट्रांसफर्स हैं जो ऐड होते चले जाते हैं। और इससे किसी भी पार्टी में जो आप देख लीजिए मैनिफेस्टो, सभी ने सबको पैसा देने की बात की। कोई कहता है मैं 1000 रुपया दूंगा, कोई कहता है मैं 1,00,000 रुपया दूंगा। तो वो आप उनको कैश में दे दीजिए, काइंड में दे दीजिए, बात तो एक ही है। जीडीपी तो मेरे को ना समझ में आता है। मेरे लिए जीडीपी की सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, वो ये है कि क्वालिटी ऑफ जीडीपी क्या है। जीडीपी कितनी बड़ी है या घटी से मेरे को कोई मतलब नहीं। इक्विटेबल ग्रोथ है और कितनी सस्टेनेबल ग्रोथ है। तो ये 4 पहलू पे हम देखते हैं। अगर ये चारों कंडीशंस मीट होती हैं तो चाहे जीडीपी 5% पे ग्रो करे या 50% पे ग्रो करे, मुझे कोई फर्क नहीं। कोविड टाइम में मुद्रा योजना स्वरोजगार काफ़ी कम हुआ है, बट जो फ्रैक्शन एम्प्लॉयमेंट नरेगा वगैरह की काफ़ी बड़ी है। हमारे एक इंडिपेंडेंट संस्था है, हमें तो 20 साल हो गए ये काम करते हुए। तो ऐसा कोई टाइम जब हमारी रिपोर्ट रेडी होती है, ये 5वीं रिपोर्ट है इस सीरीज से, और इसका मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर इलेक्शन पे फर्क की नज़र से देखी होती तो इलेक्शन से पहले निकालते, 4 फेज खत्म होने के बाद क्यों निकालते। सोर्सेज ऑफिशियल सोर्सेज हैं, सारी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज हैं, वो हमने इस्तेमाल करी है। और मुद्रा का डेटा कभी वहाँ से आया, उसको हमने फील्ड में जाके वैलिडेट किया है और वहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड मेथोडोलॉजी से और सर्वे करके जो हम 2017 से कर रहे हैं, जो मल्टीप्लायर्स हमारे आते हैं वो हमने यूज़ किया। मैं तो कह रहा हूँ कि हाईलाइट इसकी सबसे बड़ी यही है कि स्वरोजगार को और भी बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक हर चीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक नज़रिए से देखना बंद करना चाहिए, उसको एक सोशियोलॉजिकल नज़रिए से भी देखिए। मतलब कंप्यूटर पे मत कैलकुलेट कीजिए कि बरसात हो रही है, खिड़की के बाहर झांक के देखिए हो रही है कि नहीं हो रही है।